हेलो एवरीवन। आज डेट है 4 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मुरुगवानी नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस्मान सागर लेक को लेकर के। तो उस्मान सागर लेक कृष्णा रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, मूसी रिवर, उसके ऊपर लोकेटेड है और ये तेलंगाना स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो उस्मान सागर लेक है, इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 1908 में ये जो मूसी रिवर है इसमें हैवी फ्लड देखने को मिली, जिसकी वजह से ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इसी के बेसिक पॉइंट पर ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एक लेक का फॉर्मेशन किया जाए ताकि ये जो वाटर है इसको रोका जा सके और वो फ्लड के रूप में कन्वर्ट ना हो सके। और फिर इसी के बेसिस पर जब यहाँ के जो लास्ट निजाम जो हैं उनका जो रूलिंग पीरियड रहा 1911 से 1948 के बीच में, और निजाम का नाम था उस्मान अली खान। तो उन्हीं के टाइम पीरियड में 1921 में ये जो उस्मान सागर लेक है इसका फॉर्मेशन किया गया। और साथ ही साथ में 1927 में यहाँ पर हिमायत सागर लेक जो है उसका भी फॉर्मेशन किया गया। अब देखो ये प्रेजेंट टाइम में जो उस्मान सागर लेक और हिमायत सागर लेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। बेसिक रीजन क्या था कि जब अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना स्टेट है और आप सभी को पता होगा कि 2014 से पहले ये जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में ही आता था। उसके बाद में डिवाइड हो गया दो अलग अलग स्टेट के रूप में। तो 1996 में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिसीजन लिया था, ये जो उस्मान सागर लेक है और जो हिमायत सागर लेक है इसके आसपास का 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमें सिक्योर करना है। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर ना होनी चाहिए ताकि ये एरिया जो है, ये लेक जो है वो पोल्यूशन फ्री रह सके। अभी प्रेजेंट टाइम में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने इस 1996 के जो डिसीजन है उसको चेंज करने की बात की, जिसको लेकर के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अभी भी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है इन लेक से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एरिया के लिए। तो इनको जिस तरीके से सिक्योर किया गया था उसी तरीके से सिक्योर किया जाए। लेकिन जो अगेंस्ट में बात ये रखी जाती है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर ये जो रीजन है, हैदराबाद जो रीजन है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कृष्णा रिवर से हो रही है। और जो मूसी रिवर है इसके ऊपर जो एक डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आसपास वाले एरिया में हो भी रहे हैं, जिसके बेसिस पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको चेंज किया जा सकता है। तो ये बेसिक जो भी बैकग्राउंड है इसके फॉर्मेशन का और क्या प्रेजेंट टाइम में क्यों न्यूज़ में है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है उस्मान सागर लेक को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उनका इनोग्रेशन उन्होंने किया है। तो एक यहाँ पर सियोम ब्रिज जो है वो भी बनाया गया है। बेसिक पॉइंट क्या है कि हमारा जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर हम इजीली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि लास्ट 2020 में हमने देखा कि लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर चाइना ने क्लेम किया और अभी प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो आमने सामने देखने को मिली। तो इसीलिए अगर इशू होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से हों कि हमारी आर्मी जो है वो हमारे बॉर्डर एरिया में ईजिली पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि इंडिया कभी भी पहले से किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन अगर सामने से कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम जो है उसका जवाब देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसको 1960s में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और बेसिक टारगेट ये था कि हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर हम स्पीडी डेवलपमेंट कर सकें। ये मेन टारगेट था। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसके अंडर आता था। और 2015 से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। मेन ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस ही कर लिया कि हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर रोड नेटवर्क को मेंटेन करना ये मेन काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के 21 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी इसमें अपनी एक्टिविटी जो है उनको कंप्लीट करता है। साथ ही साथ में हमारे रीजनल एरिया में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और भूटान एंड म्यांमार इनमें भी अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को एस्टेब्लिश करता है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जिनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अदर कंट्रीज़ में जाके कंप्लीट किया है। तो एक है 2008 में कंप्लीट किया था जो अफगानिस्तान जो है जिससे हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अपनी रीच बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पर की थी। तो डेलाराम जारांज जो हाईवे है उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंप्लीट किया था अफगानिस्तान में। साथ ही साथ में जो तजिकिस्तान कंट्री है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वहाँ पर 2 एयर बेसेस एक तो फारखोर और एक दूसरा है आईनी इन 2 एयर बेसेस को वहाँ पर रिस्टोर और रिपेयर किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ही नहीं करता है, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी काम करता है। मतलब अगर कहीं पर इशू देखने को मिलता है तो हमारी आर्मी के साथ में मिलकर के रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि 2004 में जो हमारा सदर्न पार्ट है तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर सुनामी आई और सुनामी की वजह से वो एरिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो वहाँ पर पार्टिसिपेट किया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2010 में लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिली। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में फ्लैश फ्लड देखने को मिली। इन सभी में भी यहाँ पर जो भी फिर इशू हुआ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ उसके रिकंस्ट्रक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी आर्मी के साथ में मिल करके। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देख लिए, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखो जो आधार कार्ड है इसमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन अपना जो भी मतलब प्रेजेंट टाइम में मान लो उनका जो भी एड्रेस है वो अलग है, वो चाहते हैं कि उनका जो एड्रेस है वो चेंज किया जाए तो यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया है कि अगर किसी की भी एज जो है वो 18 एज कंप्लीट हो जाती है तो उसको कैन एक्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली और वो अपने एड्रेस को अपने जो आधार कार्ड है उसमें अपने एड्रेस को अपडेट करवा सकता है। तो ये यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है, आपको कोई सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अटैच करना होगा जैसे कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड ये जो है आपको साथ में अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ में आपको 50 रुपीज़ जो है चार्जेस लगेंगे तो आप अपना जो है एड्रेस उसको चेंज किया जा सकता है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस जो है उनको एड्रेस किया और यहाँ पर उन्होंने फोकस किया कि किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं वीमेन का अगर हम पार्टिसिपेशन करें तो जिसकी वजह से जो भी इशू हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारा साइंटिफिक एक तरीके से साइंटिफिक बैकग्राउंड जो है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उसका जो रिजल्ट है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इस बार जो इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम है उसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन को बेसिक बनाया गया है। यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है मुद्रा स्कीम की कि मुद्रा स्कीम में भी विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट ये हमारा बेसिक टारगेट है, इस बार की थीम है किसकी, इंडियन साइंस कांग्रेस की। तो यहाँ पर जो है मुद्रा स्कीम के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जो मुद्रा स्कीम है यहाँ देखिए, मुद्रा स्कीम जो है इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें क्या किया जाता है,
ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया है और ये फंडिंग देने का काम करता है। जो भी नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको वेरियस बैंकिंग प्रोसीजर के थ्रू जो है ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। मतलब स्मॉल स्मॉल जो बिजनेसेज हैं उनमें प्रोवाइड किया जाता है फंडिंग मनी। और इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक है शिशु कैटेगरी, एक है किशोर कैटेगरी और एक है तरुण कैटेगरी। वो बिजनेस जो स्टार्ट अपने आप को फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनको 50,000 का लोन यहाँ पर दिया जाता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और इसमें वो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपने आप को एक बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है तो उनको ये मनी दिया जाता है। और यहाँ पर तरुण जो कैटेगरी है इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और वो बिजनेस जो एग्जिस्टिंग है और जो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये 3 कैटेगरी है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हमने यहाँ पर बात की है इंडियन साइंस कांग्रेस की, जिसको एड्रेस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का ये 108वां जो है सेशन है। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो बेसिक मतलब एक अगर हम बात करें एक फाउंडेशन जो है वो 1914 के टाइम में 1914 के टाइम में जो दो ब्रिटिश साइंटिस्ट, दो ब्रिटिश केमिस्ट J.L. सिमोनसन एंड P.S. मैकमोहन, इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता का जो प्रेमिसेस था वहाँ पर 1914 में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं आउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, उसको एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये रखी कि देखो प्रेजेंट टाइम में जो है अगर एक गवर्नमेंट हो, मतलब एक ही गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट को मेजोरिटी में सीट मिले और उसी से रिलेटेड मिनिस्टर्स हों तो उनके जो भी एड्रेस होते हैं, उनके जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनको आप रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग पार्टी जो हैं वो मिलकर के गवर्नमेंट बना रही हैं तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है उस समय जो है जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके स्टेटमेंट्स को, उनका जो भी एड्रेस आता है, जो भी उनके व्यू आते हैं उनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, पार्लियामेंट में और साथ ही साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पर आप विप को अपॉइंट करके जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं उनके हर पॉइंट को आप रेगुलेट कर सकते हो कि वो गवर्नमेंट के हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी जो सहमति है उसको रखें, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो होती है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट तरीके से उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मतलब जो भी उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको एक्स्ट्रा कर्ब जो है, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल बेस पर, और यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है जल्लीकट्टू को लेकर के। देखो 2014 में केस हुआ था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागार्जुन। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने क्लियर कर दिया था कि जो जल्लीकट्टू गेम होता है वो इलेजिटिमेट होता है। ये क्या होता है जल्लीकट्टू, इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है वहाँ के फेस्टिवल को, तो पोंगल सेलिब्रेशन जब वहाँ पर चलता है तो उस टाइम एक बुल जो होता है उसके जो हॉर्न होते हैं वहाँ पर कोइन से बंधी हुई एक जो पैकेट है, एक जो कपड़ा है, क्लोथ जो है उनके सर पर बांध दिया जाता है। और फिर इनको पकड़ने के लिए जो लोग कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर जो बंधा हुआ है जो क्लोथ उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये गेम होता है जिसमें जो एनिमल होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में जल्लीकट्टू को लेकर के अपनी जो डिसीजन है वो देने वाली है। तो इसी को लेकर के राइटर ने यहाँ पर बात लिखी है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एनिमल के जो भी राइट्स हैं उनको लेकर के कोई भी बात नहीं बोली गई है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। मतलब क्लियरली ह्यूमन बीइंग नहीं बोला गया है लेकिन एक तरीके से रिलेटेड जो है वो ह्यूमन बीइंग है। हालांकि बात की गई यहाँ पर आर्टिकल 21 की, कि आर्टिकल 21 में जो है वो लाइफ की बात की गई है। और लाइफ जो है वो तो हर लिविंग जो भी लिविंग पॉइंट है, जैसे कि जो हमारे ट्रीज़ है
वो भी लिविंग है, और जो हमारे एनिमल है वो भी लिविंग है, तो ये तो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में डायरेक्टली ह्यूमन के एनिमल के लिए नहीं बोला गया है। आर्टिकल 4 पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी एंड पार्ट 4A जो है मतलब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, उनमें बोला गया है एनिमल के लिए, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली जानी चाहिए, और इसी को बेसिक पॉइंट मान करके 1960s में फिर एक एक्ट लाया गया था। लेकिन उस एक्ट में कुछ एक्सेप्शन रखे गए कि मान लो आपको मेडिकल जो ड्रग टेस्टिंग के लिए आपको किसी एनिमल की जरूरत पड़ती है, तो इसमें यहाँ पर उसको क्या रखा गया था, बाहर रखा गया था। तो इसी के बेसिस पर जो जल्लीकट्टू है उसको भी रेगुलर किया जाता है कि वो जो अपवाद है उसी के बेसिस पर गेम में भी पार्टिसिपेशन करवाया जा सकता है एनिमल का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने कंकरेंट लिस्ट के अंडर ही आता है जो एंट्री 17 है उसके अंडर के एनिमल्स को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में है तो सेंट्रल और स्टेट, तो वहां पर उन्होंने एक्ट बनाया और इसको एक्सेप्शन के रूप में रखा कि जल्लीकट्टू जो है उसको रेगुलर किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है और आर्टिकल 21 के बेसिस पर हमें रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे जो डीपीएसपी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्टेट जो है वो पॉलिसी बनाए कि इस तरीके से एनिमल का जो पार्टिसिपेशन है वो उनको ह्यूमिलिएट करने वाला ना हो। तो राइटर का यहाँ पर लास्ट में बेसिक प्रोपोगंडा ये है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एनिमल्स हैं उनको हमें सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेचर के इम्पोर्टेंट पार्ट है और ह्यूमन के साथ में एक कोऑपरेशन के साथ में उनका रिलेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने राइट्स के लिए नहीं बोल सकते, तो उनके खिलाफ में जो है वो क्रुएल्टी शो की जाए गेम के नाम पर। तो इन सभी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की है 2022 लास्ट में, और इसमें उन्होंने बताया है कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन के जो मैक्सिमम पार्ट पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। देखो, इजराइल और यूएस ने यहाँ पर इसको वोटिंग इसके अगेंस्ट किया है इस रेजोल्यूशन के। इंडिया ने जो है वो अपने एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो किया 53 कंट्रीज के साथ में मिल करके। अब देखो, जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पुराना है। इसराइल जब 1948 में एग्जिस्टेंस में आया था, उसके बाद में उन्होंने टाइम टू टाइम अदर वॉर के बेसिस पर बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कैप्चर किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको लेकर के काफ़ी इशू बना रहता है और रेगुलर हम वहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखते रहते हैं। तो इसी को लेकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनसे एक क्वेश्चन किया है कि इस इशू को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसराइल में जो वहाँ के नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने दोबारा से कम बैक किया है और 6 टाइम वो अपना जो भी रेन है, अपना जो शासनकाल है उसको रेगुलर करेंगे। तो इसी को बेसिस पर, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में ये जो क्लेम है फिलिस्तीन रीजन को लेकर के वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसी के बेसिस पर इस इशू को सॉल्व करवाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग जो प्रोसीजर बढ़ा है आफ्टर कोविड या कोविड के टाइम से अगर हम देखें तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो देखो, अप्रिशिएबल मूवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का कि सेंट्रल लेवल पर जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कोड होएगा, जिसके बेसिस पर उनको वैलिडिटी मिलेगी, उनको व्यू किया जा सकेगा, और साथ ही साथ में हमारा मार्केट जो है वो भी एक्सपेंड होगा। फॉरेनर्स जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे हमारी इंडिया की जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, और इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनेंगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है, अभी भी बेसिक कंसर्न ये है कि हमने देखो गेमिंग की एक ब्रॉड कैटेगरी जो है वो हमने रख दी है, उसमें एक जो डिस्कशन होना चाहिए था या एक जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए था उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया है। तो ये एक बेसिक इशू है। इस तरीके के कंसर्न को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी गेमिंग है उनकी भी अलग अलग कैटेगरी हो, ताकि उसके बेसिस पर उनको अच्छे से रिव्यू किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने एमपी मध्य प्रदेश स्टेट का जो एक्ट था एंटी कन्वर्जन लॉ की रिलीजन के बेसिस पर जो कन्वर्जन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो
यहाँ देखिए, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के बोला है कि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन होता है, आप हर रिलीजियस कन्वर्जन को जो है वो इलीगल नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो इस एक्ट के बेसिस पर ये बोला गया था कि जो भी किसी भी पर्सन को अपना रिलीजन कन्वर्ट करना है तो 60 डेज पहले जो है वो अवेयर करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर उसको रिव्यू करवाया जाएगा कि ब्राइब दे करके या फिर एक तरीके से जो मनी का मतलब ग्रीडिंग के बेसिस पर या इन्फ्लुएंस करके जो है वो रिलीजन का जो कन्वर्जन है वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप हर रिलीजन कन्वर्जन को जो है वो इलीगल नहीं बोल सकते हो कि ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने G20 ग्रुप की जो प्रेसिडेंटशिप है उसको लेकर के ब्रिटेन के जो किंग है चार्ल्स थर्ड उनके साथ में डिस्कशन किया और स्पेसिफिक फोकस किया क्लाइमेट एक्शन को लेकर के कि क्लाइमेट जो है उसको लेकर के हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के बोला है कि जो इसके परमानेंट मेंबर है वो नहीं चाहते हैं कि इसकी जितनी भी सीट्स हैं मतलब 5 मेंबर्स जो है उनकी सीट्स इंक्रीज हों और इसी को लेकर के जो परमानेंट मेंबर है प्रेजेंट टाइम में वो इसको लेकर के अवेयर नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में सर्कमस्टेंसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज जो है वो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो इशू हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर इज़राइल के फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अल अक्सा मॉस्क्यू जो है जेरूसलम में वहाँ की विजिट की, जिसको लेकर के फ़िलिस्तीन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देखो इसी को लेकर के कन्फ्लिक्ट वहाँ पर बना रहता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें फ़िलिस्तीन वाला जो रीजन है, जेरूसलम वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर होली पॉइंट्स हैं मुस्लिम के लिए भी, वहाँ पर होली पॉइंट्स है क्रिश्चियन के लिए भी, वहाँ पर होली पॉइंट्स है जूस के लिए भी, जिसकी वजह से भी जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है क्योंकि हर जो रिलीजन है वो अपना क्लेम करता है वहाँ पर जो भी होली पॉइंट्स हैं उन सभी को लेकर के। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।